So in this chapter, we are going to discuss all about basically compensation, not only wages and salary, but all over compensation. What is the difference between wage, salary and compensation? मैम वेजेस जो डेली मिलता है मैम. ठीक है, डेली बोलिए, आर्ली बेसिस बोलिए, ठीक है, anyhow it is correct. Yes, ma'am. Salary, और कंपनसेशन मैम तो फिर ये भी कह सकते हैं ना कि कोई कंपनसेशन मतलब होता है किसी चीज के प्रति उसको दे दिया या फिर कुछ गलती हुआ तो उसकी वजह से मतलब समझौता टाइप का सैलरी मैम. compensation means benefit, whether it is समझौता. financial, यस. not samjhota, but it यस. is benefit given to the employees, whether it is financial or non-financial. वेजेस एंड सैलरी में हम लोग सिर्फ फाइनेंशियल के बारे में ही, फाइनेंशियल बेनिफिट के बारे में ही डिस्कशन कर रहे हैं, राइट? और कंपनसेशन में हम लोग मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों एस्पेक्ट देख रहे हैं. ऑल राइट, सो फर्स्ट योर चैप्टर इज वेजेस एंड सैलरी. सो व्हाट इज दैट? Workers render their service for wages and salary and also called compensation. What do you mean by that? कि worker जो काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अपना जो सर्विस देते हैं, उसका बस एक रीजन होता है, that is for wages and salary, or you say compensation for certain benefit. All right, or say exchange of work for compensation. ठीक है, या काम कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है. This is exchange of work and compensation. So compensation is what? It is a cash payment. Addition to wage and salary includes pension, bonus and shared profit. Other aspects are, when we talk about non-monetary benefit, in that category, what all things will come? Promotion, words of praise, job satisfaction, job content, creativity, many things will come in under compensation. All right, but here we are focusing only on wage and salary, that is deciding how and what worker in an organization should be paid, right? In job evaluation, what we discussed? What ma'am, in job evaluation we can say it is in job we can say it is about to decide the wages and the salary or job worth. Yes, जॉब वर्थ, कितना पैसा देना चाहिए इस जॉब के लिए, ठीक है, इतना काम Yes, कर ma'am. पाएंगे तो कितना पेमेंट करेंगे. एंड हियर वेज एंड सैलरी आल्सो वी आर डिसाइडिंग दैट हाउ वी विल बी गिविंग and what workers in an organization should be paid. Okay, and here in job evaluation we were not considering their individual ability, but here we have to consider the individual ability also. And again many more factors we were talking about in job evaluation. ठीक है, जॉब इवैल्यूएशन में हम लोग क्या बात कर रहे थे कि और कोई फैक्टर हम नहीं देखेंगे, ठीक है, बस ये देखेंगे कि रिलेटिव वर्थ कितना है जॉब का, दैट्स इट. बट यहाँ पे वेजेस एंड सैलरी की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग सब कुछ देखेंगे. वो सब कुछ में क्या आता है? जो जॉब इवैल्यूएशन से निकल के आया रिलेटिव वर्थ, ठीक है, वो तो रहेगा ही रहेगा. इन एडिशन टू दैट हम ये भी देखेंगे कि बाहर ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन के अलावा बाहर बाकी ऑर्गेनाइजेशन जो सेम टू सेम इस ऑर्गेनाइजेशन की तरह है, वो कितना दे रही है. ठीक है, आईसीआईसी अगर दे रही है पीओ को इतना सैलरी फॉर से 30,000, तो एसडीएफसी कितना दे रही है, ये भी चेक करेंगे. ऑल राइट, इंडिविजुअल का कैलिबर और क्या है ये भी चेक करेंगे, जो हम लोग जॉब इवैल्यूएशन में चेक नहीं करते थे. ठीक है, जैसे इस पर्टिकुलर पैकेट का दाम, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, इस मैगी का दाम 10 रुपया ही होगा, कोई भी लेने आएगा 10 रुपया ही होगा. अब आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए कि अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो आप थोड़ा कम कर सकते हैं उसको, ठीक है, लेकिन उसका दाम तो 10 रुपया ही है ना. तो वही उस जॉब, पर्टिकुलर जॉब का दाम कितना देना है हमको, ठीक है, वो हम जॉब इवैल्यूएशन में निकालते हैं. और वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन में हम कितना देंगे वर्कर को, वो हम डिसाइड करते हैं. फाइन, यानी दिस इज मच मोर इलॉबरेटिव टॉपिक इन कंपैरिजन टू जॉब इवैल्यूएशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव. ऑल राइट, the main objective of wage and salary administration is to establish and maintain an equitable wage and salary system. Okay, the first objective of wage and salary administration is that equitable wage. Equitable, what do you mean by that? हम लोग equal नहीं लिख रहे हैं, equitable लिख रहे हैं. Equitable mean to say according to caliber, आपको कितना मिलना चाहिए, ठीक है, जिसको जितना मिलना चाहिए उतना मिले. that what do you mean by equitable? Equitable wage and salary structure. This is so because only a properly developed compensation system enables an employer to attract, obtain,
रिटेन एंड मोटिवेट पीपल ऑफ रिक्वायर्ड कैलिबर, ठीक है, रिक्वायर्ड कैलिबर की बात कर रही है, ठीक है, जिसको आप चाहते हैं छोड़ के जाए, उसके ऊपर आप खर्चा मत करिए इतना। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसे एम्प्लॉय हैं जिसमें कैलिबर है, जिसको एम्प्लॉय रिटेन करना चाहती है, तो अगेन these it is very essential to make wages and salary structure much more attractive, ठीक है, कारण आपके एम्प्लॉय अट्रैक्टेड रहेंगे, ठीक है, रिटेन कर पाएंगे, ज्यादा लंबा टिकेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, दूसरा ऑप्शन कम ढूंढेंगे, है कि नहीं। Yes. जब ऑर्गेनाइजेशन में लोग खुश होते हैं, जनरली आप देखिए अडोबी में हो गया, टीसीएस में हो गया, इंटर करने के बाद मैक्सिमम लोग चेंजेस नहीं चाहते, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है, इतना सफिशिएंट मतलब वर्क ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, जिसमें लोग चाहते हैं कि जल्दी स्विच नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं मैं बोलूंगी कि हाँ स्विच करते ही नहीं है, ये बोलना तो डेफिनेटली गलत होगा, लेकिन हाँ जनरली लोग इतना फ्रीक्वेंटली चेंज करना नहीं चाहते, ठीक है। और Yes. इसके अलावा पीपल को अगर मोटिवेट करना है, ठीक है, तो ये सारा ऑप्शन आपको चूज करना, मतलब वेजेस एंड सैलरी पे आपको ध्यान देना होगा, एंड क्वालिफिकेशन ऑफ हिज और हर ऑर्गेनाइजेशन। So these objectives can be seen in more orderly manner from the point of view of the organization, its individual employee and collectively. So here is the outline of what all objective we have discussed right now. First one is enable an organization to have quantity and quality of staff it require, right? Wages and salary अगर हम ठीक से रखते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो प्रॉपर क्वांटिटी, इवन जितना आपको चाहिए उस क्वांटिटी में, और इवन क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में, ठीक है, जिस क्वालिटी की आपको रिक्वायरमेंट है वो क्वालिटी मिलेगा अगर आप प्रॉपर वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं तो। रिटेन हम लोग डिस्कशन कर ही दिए, ठीक है, जैसे रिटेन Yes. करने के लिए सर्टेन बेनिफिट आपको दिया जाता है वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर के थ्रू, जैसे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में आपको रिटेंशन बोनस मिलता है, ठीक है, ग्रेचुइटी बेनिफिट मिलता है, तो ये सब क्या है, रिटेन करने का एक बेनिफिट दिया जा रहा है ताकि आप रिटेन करें, आप टिके रहें ऑर्गेनाइजेशन में, ऑलराइट, that is what we mean by retain. Third point is motivate employee for good performance, for further improvement in performance. ये कैसे होगा, जैसे मान लीजिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक मैम है, रिटेन को मोटिवेट से भी तो कंपेयर कर सकते हैं ना। हाँ, मोटिवेटेड एम्प्लॉय रिटेन होंगे ही होंगे, जो मोटिवेटेड एम्प्लॉय हैं वो टिके यस रहेंगे मैम। ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, आप रिलेट कर सकते हैं, लेकिन दोनों यस मैम। एक है ये नहीं बोल सकते, दोनों दो पॉइंट है। रिटेन करना मतलब हो गया कि हम लंबे टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन में टिके हुए हैं, किसी और स्विचिंग का हम सोच नहीं रहे हैं, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाने का हम नहीं सोच रहे हैं, ठीक है, एज एन एम्प्लॉय। और यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं मोटिवेशन की, कि जितना परफॉर्म कर रहा है आपका एम्प्लॉय उतना आप उसको रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, उतना सैलरी दे रहे हैं, क्योंकि देखिए काम के हिसाब से अगर आप, इफ यू आर नॉट पेइंग टू एम्प्लॉइज, देन ऑब्वियसली देयर मोटिवेशन विल गो डाउन, क्योंकि ओवर एंड अबव जितना भी प्रमोशन रिकॉग्निशन दे द मतलब प्रायोरिटी थिंग व्हाट एम्प्लॉय थिंक इज ऑफ मनी, है ना, जितना पैसा आप दे रहे हैं आप अपने उसके काम के अकॉर्डिंग अगर आप पे नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके दिमाग में नेगेटिव मैसेज जाएगा कि कितना भी काम करो इतना ही पेमेंट मिलता है, बॉस कभी खुश होते ही यस नहीं, मैम। है ना। तो अगेन वो नतीजा होगा कि अगर वो कैलिबर मोटिव होगा भी तो नेक्स्ट टाइम वो एक्स्ट्रा वर्क करके नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि एक्स्ट्रा करो तो भी वही मिलना है, नहीं करो तो भी वही मिलना है, तो व्हाई टू पुट सो मच ऑफ एफर्ट, ऑलराइट। सो दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, इसीलिए इंसेंटिव सिस्टम लाया गया, मैक्सिमम प्राइवेट जॉब में आप ये इंसेंटिव सिस्टम देखेंगे। नेक्स्ट, मेंटेन इक्विटी एंड फेयरनेस इन कंपनसेशन फॉर सिमिलर जॉब, ठीक है, एक तरह का जॉब है तो इट विल मेंटेन इक्विटी एंड फेयरनेस, ठीक है, आप कंप्लेन नहीं करेंगे कि इस जॉब को कहीं कुछ और मिल रहा है, अगर आप ठीक से जॉब इवेल्युएशन नहीं किए होंगे तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन होगा, एक ही टाइप के जॉब में आप दो तरह का सैलरी देंगे, राइट, दिस विल अगेन लीड टू कंफ्लिक्ट। Next, achieve flexibility in the system to accommodate organizational change as and when these take place, ठीक है, flexibility in the system कहने का मतलब है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में एक तरीके का, जैसे इंसेंटिव की मैं बात करी, तो इस तरीके से आप फ्लेक्सिबिलिटी ऑब्टेन कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है मेक द सिस्टम कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, आप जितना काम के बदले जितना पेमेंट होना चाहिए, ये अगर आप ठीक से देख रहे हैं, ठीक से इंसेंटिव अगर आप दे रहे हैं, उन्हीं लोगों को प्रमोशन वगैरह मिल रहा है, उन्हीं लोगों को आप मान लीजिए हॉलीडे फैसिलिटी दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दे रहे हैं, तो आप एक तरीके से ये देख रहे हैं ना कि वो एम्प्लॉय मेरे लिए बेहतर है, वो ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे रहा है, तो उसके पीछे उसको रिटेन करने के लिए हम ये सब एक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है।
to make the system cost effective. So again, it is been further divided into individual objective. ठीक है, इसी चीज को हम इलाबोरेटली देखे, ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखे ना, अगेन उसको हम कैटेगराइज कर दिया ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। इंडिविजुअल, फ्रॉम इंडिविजुअल कहने का मतलब यहाँ एम्प्लॉइज पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख रहे हैं, अगर from individual employees point of view, the compensation system should have the following objective. What are the objectives? Yes ma'am, fair होना चाहिए. Compensation, provide compensation according to employees worth, mean to say how much employees are caliber, how much they are able to give, means contribute in profitability of the company, that much they are getting, ठीक है. Avoid the chance of favoritism from creeping in when wage rate are assigned, ठीक है. होता generally होता क्या है, बैंक में देखिए रेटिंग सिस्टम, पता है कि नहीं, बैंक में कम से कम साल में एक बार रेटिंग होता है, ठीक है. जिसका बेहतर रेटिंग है उसको बेहतर मतलब रेम्यूनरेशन और बेहतर प्रमोशन, ठीक है. तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि वेज एंड सैलरी अगर एक जैसा होगा ना, तो फेवरेटिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है. मतलब होता है ना कि जैसे किसी के लिए, किसी बॉस के लिए कोई एक एम्प्लॉय फेवरेट है तो हमेशा उसको ही बेहतर मिलेगा, ठीक है. तो ये फेवरेटिज्म वाला आपको इंश्योर करना है कि ये इंश्योर क्या करना है, ये वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर एक तरह से फिक्स अगर आप कर रहे हैं तो ये वाला जो ड्रॉबैक है, ठीक है, तो वो हट जाएगा. नेक्स्ट वन इज एनहांस एम्प्लॉय मोरल एंड motivation. This we have already discussed. So this is from the point of view of individual. Now if we talk about collective objective, what do you mean by collective objective? कलेक्टिव मतलब यहाँ ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू के से भी सही है और आपके एम्प्लॉइज के लिए भी बेनिफिट है, ठीक है. पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कंपनसेशन अहेड ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है. अहेड ऑफ इन्फ्लेशन कहने का मतलब आगे आप फैक्टर्स देखेंगे वेजेस और सैलरी को जो डिटरमाइन करता है, तो उसमें आप मार्केट रेट देखेंगे. तो अभी जो प्रिवेलिंग मार्केट रेट है उसके अकॉर्डिंग आपका जो कंपनसेशन है वो आपको दिया जाता है. आप एक कंपोनेंट का नाम सुने होंगे, डियरनेस अलाउंस, डीए, ठीक है. सुना है कि नहीं सुना है स्वाति? नहीं सुना. सैलरी में एक कंपोनेंट होता है, तो उसमें होता है आपका डीए, डियरनेस अलाउंस. कहने का मतलब वो कंपोनेंट सैलरी मिला कहाँ है मैम कभी? नहीं तो सैलरी का अगर आप पापा का भी देखिएगा, अगर पे स्लिप वगैरह मिलता है होगा तो पे स्लिप में एक तो पहले बेसिक सैलरी होता है, डिवाइड होता है आपका बहुत सारे कंपोनेंट में, ठीक है. जो इन हैंड मिलता है एक्चुअली बहुत सारे चीज का एडिशन होता है. बेसिक सैलरी कुछ होता है, एचआरए कुछ होता है, डीएनएस अलाउंस कुछ होता है, ठीक है. ईएसआई सर्टेन मिलता है आपको, पीएफ का सर्टेन कटता है, ये सब कट के पता है कि पीएफ वगैरह कटता है वो पता है, लेकिन ये नहीं पता कि ये तो क्या होता है डीए, मैं बता देती हूँ. डीएनएस अलाउंस एक्चुअली आपका होता है महंगाई भत्ता. इसको हिंदी में अगर बोले तो महंगाई भत्ता. क्या होता है महंगाई भत्ता, कि एक्चुअली ये डिफर करता है, अभी इन्फ्लेशन का क्या रेट है उस हिसाब से आपको मिलता है, और प्लस आप कौन से एरिया में जॉब कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप पटना में हैं तो आपका डीए दूसरा होगा, ठीक है. अगर आप मेट्रो सिटी में काम कर रहे हैं तो थोड़ा अधिक मिलेगा क्योंकि वहां पे खर्चा ज्यादा है, ठीक है. वहां महंगाई ज्यादा है इन कंपैरिजन टू पटना, तो वहां फिर अगेन आपको थोड़ा बढ़ा के मिलता है. तो ये डीए जो फिक्स होता है अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेयर यू आर लिविंग, वेयर यू आर एम्प्लॉयड, उस हिसाब से आपका डीए चेंज होते रहता है. और क्या इन्फ्लेशन अभी है, प्रिवेलिंग मार्केट रेट क्या है, उस हिसाब से आपको मिलता है, ठीक है, डीएनएस अलाउंस. तो वही चीज है. मैचिंग विथ मार्केट रेट डिस्कशन हो चुका. क्या मार्केट रेट है, मतलब बाकी ऑर्गेनाइजेशन बैंक का बाकी बैंक लोग जो है वो कितना दे रहा है, ठीक है, वो कितना दे रही है. फिर इंक्रीज इन कंपनसेशन रिफ्लेक्टिंग इंक्रीज इन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंपनी, ठीक है. इससे क्या मतलब है कि अगर आप एम्प्लॉइज की सैलरी में हाइक दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप कैपेबल हैं देने के लिए, तब तो आप दे पा रहे हैं. यस और नो? आपको प्रॉफिट उतना एम्प्लॉय कमा के दे रहा है तब तो आप उतना दे पा रहे हैं. दिस सिग्निफाइज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी आपका फ्लरिश कर रहा है, बढ़ रहा है, इसीलिए आप दे पा रहे हैं, ठीक है. तो एम्प्लॉइज का कंपनसेशन बढ़ना एक ये गुड इंडिकेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, दैट यू आर एबल, यू आर कैपेबल टू पे दैट मच ऑफ अमाउंट. ऑलराइट. ऑब्वियसली कोई अपने पॉकेट से पे करेगा नहीं, कंपनी को उतना प्रॉफिट हो रहा है तब वो दे रहा है, ठीक है. तो ऑब्वियसली जितना भी परसेंट आपको हाइक मिलता है ऑर्गेनाइजेशन में, दैट मीन्स दैट कंपनी इज अर्निंग समथिंग फ्रॉम यू. ऑलराइट. नेक्स्ट वन इज कंपनसेशन सिस्टम फ्री फ्रॉम मैनेजमेंट डिस्क्रिशन, ठीक है. मैनेजमेंट का कोई डिस्क्रिशन नहीं होता. जो कंपनसेशन सिस्टम होता है वो सबके लिए एज इट इज फिक्स होता है, ठीक है. ये सर्टेन पोस्ट को इतना बेनिफिट मिलेगा तो उस पोस्ट पे कोई भी रहेंगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा.
तो इस वजह से क्या हुआ, मैनेजमेंट डिस्क्रिशन, किसी का लड़ाई झगड़ा भी अगर हो जाता है तो भी इससे मान लीजिए इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, कहीं कहीं इफेक्ट पड़ता है, हालांकि प्रैक्टिकली अगर आप बात करें, अगर आप किसी से झगड़ा झंझट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं तो असर होता ही है। बट ओवरऑल अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो वो फिक्स रहता है। ठीक है, वो आपको कहीं से भी डिफरेंट नहीं होगा, चाहे आप उस जगह पे रहे या कोई और एम्प्लॉय उस जगह पे रहे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं एग्जीक्यूटिव का ये बेनिफिट है, ट्रांसपोर्टेशन बेनिफिट है, मान लीजिए सर्टेन 40,000 सैलरी है, तो उस पोजीशन पे कोई भी रहेगा, इवन सुपरवाइजर से झगड़ा अगर कर लेता है तो फिर नेगेटिव क्या होगा, रेटिंग कम दे देगा, लेकिन बेनिफिट में कमी नहीं होगी। ठीक है, अब रेटिंग कम हो जाएगा तो ये हो सकता है उसके फ्यूचर के लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया जाए, प्रमोशन जितना होना चाहिए उतना प्रमोशन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कंपनसेशन की बात करें तो मैनेजमेंट डिस्क्रिशन से कंपनसेशन फ्री होता है। ठीक है, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Now breach has listed the 5 objective of wage and salary administration. क्या क्या है, to recruit person for a firm, to control payroll, to satisfy people, reduce the incident of turnover, grievance and friction. What is grievance? I think we had discussed earlier. Yes, ma'am. What is grievance and friction? Reduce करने की बात हो रही है, reduce, ये wages and salary से क्या कर रहे हैं हम, people को satisfy कर मैम रहे हैं। वो मैम सेटिस्फाइड ग्रीवेंस मैम वही है कि जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लौट के आ रहा है कि नहीं वो। पहले भी मैं बता चुकी हूँ साथी, ग्रीवेंस मींस इफ एम्प्लॉइज हैव एनी कंप्लेन इन देयर माइंड। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है उसके दिमाग में, कोई कंप्लेन चल रहा है, कोई चीज से वो सेटिस्फाइड नहीं है, कोई चीज से वो सेटिस्फाइड नहीं है, अपने वेजेस या कंपनसेशन से वो सेटिस्फाइड नहीं है, किसी भी चीज से वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो आ जाएगा ग्रीवांस में। ग्रीवांस मतलब कंप्लेन, आप इसको इजी वर्ड में समझ सकते हैं। ठीक है, कोई भी कंप्लेन अगर उसके दिमाग में है तो उसको आप कैसे रिड्यूस करेंगे। ठीक है, फ्रिक्शन, कोई भी कंफ्लिक्ट है उसके दिमाग में एम्प्लॉयर के प्रति, ठीक है, वो सब रिड्यूस करने के काम आएगा ये वेजेस एंड सैलरी से। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सब रिड्यूस करने के काम आता है अगर मेरा वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन सही होता है। तो पहले तो हम सेटिस्फाई कर पाएंगे लोगों को, फिर रिड्यूस द इंसिडेंट ऑफ टर्नओवर, जो एम्प्लॉय छोड़ के जाते हैं फ्रिक्वेंटली प्राइवेट जॉब्स में, वो हम कम कर सकते हैं। ग्रीवांस, कोई भी दिमाग में कंप्लेन अगर होता है तो वो सैलरी स्ट्रक्चर से हम उसको दूर कर सकते हैं, सर्टेन बेनिफिट दे करके हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, and next one is to motivate people to perform better and to maintain a good public image. ठीक है, perform better तो चलिए समझ में आया, public image कैसे बेहतर बना लेगा? मैम पब्लिक इमेज, मैम ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिक इमेज मैम। ऑर्गेनाइजेशन का पब्लिक इमेज वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे बेहतर हो जाएगा? मैम वो अपना कंपनी को मैम या फिर डूबने ना दे, या फिर अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट ले मैम, कुछ भी वो हैंडल करे। अब जैसे स्वाति, अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा सैलरी अगर मिल रहा है, ठीक है, अच्छा यस मैम। सैलरी मिल रहा है, तो आप अपने बाकी क्लासमेट्स को बताएंगे कि नहीं? यस मैम। कि इस तरीके से वो किसी और को बताएंगे कि नहीं? इस तरीके से आपका क्या माइंडसेट हो जाएगा, इस तरीके से फैलता चला जाएगा। ठीक है, कि हाँ अच्छा ये पर्टिकुलर कंपनी अच्छा है। ठीक है, मैम वो यही ना, पब्लिक के जरिए अपना प्रमोशन करवाना। करवाना नहीं, वो आप ऑटोमेटिकली करेंगे अगर मतलब आपका ऑटोमेटिक। बेहतर, हाँ आपका बेहतर अगर आप दे रहे हैं, आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, तो बाकी से आप खुश होके बोलिएगा, अरे ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी, इसमें हो रहा है तो तुरंत चले जाओ। ठीक है, यहाँ पे होने के बाद ये बेनिफिट देते हैं, हम ये फ्लेक्सी टाइम का ऑप्शन देते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से बेनिफिट गिनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, इफ यू आर हैप्पी विद सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, you will feel good about it and you will automatically do word of mouth. ठीक है, आप अपने आप करना शुरू कर देंगे, वो करने बोलेगा नहीं, वो आप खुद ब खुद करना शुरू कर देंगे। ठीक है, आगे है आपका प्रिंसिपल ऑफ वेज एंड सैलरी, इसी की मैं बात कर रही थी कि प्रिंसिपल्स ऑफ वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कैसे वेज एंड सैलरी क्या क्या गवर्न करता है, किस किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, जब हम सैलरी फिक्स करते हैं तो इन सारे चीज को हम ध्यान में रखते हैं। ठीक है, क्या क्या है वो, एक्सटर्नल इक्विटी, इंटरनल इक्विटी और इंडिविजुअल वर्थ।
और जब आप रीड आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारा कुछ हम लोग ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले एक्सटर्नल इक्विटी की बात करें तो एक्सटर्नल इक्विटी मतलब क्या हो गया, स्वाति पहले रीड आउट करिए आप यहाँ से। The principal economic that factor variable external to the organization influence level of competition to an organization that variable are such a demand and supply for a labor, the market rate, अच्छे से etc. पढ़िए, मुझे सुनाई देना चाहिए। Yes, ma'am. The principal acknowledging the factor and variable external to the organization influence level of competition in the organization. This variable are such a demand and supply of labor, the market rate, etc. If these variable are not kept into consideration while fixing wages and salary level, they may be insufficient to attract the retained employee in the organization. The principle of external equity ensures that the job are favorable compensated in a comparison to simpler job in the labor अंडरस्टूड व्हाट इज टॉकिंग अबाउट, market. समझ आया? Actually, हाँ, मैम एक सेकंड में फिर से मैं अपने मुझ से पढ़ लेती हूँ मैम। ये तो मैंने भी रेटिंग डाल दिया मैम। सुनिए, एक्सटर्नल इक्विटी कहने का मतलब यहाँ पे है कि सबसे पहले हम यहाँ कुछ कुछ वेरिएबल्स को देखते हैं जो बाहर है। बाहर क्या, अपने फर्म से बाहर, जैसे डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कितना जरूरत है, और लेबर का डिमांड मतलब लेबर का सप्लाई कितना है, ठीक है। अब मान लीजिए डिमांड ज्यादा है, मेरे को मिल ही नहीं रहा, सप्लाई ज्यादा नहीं है, तो इन्हीं हम आपको बढ़ाना पड़ेगा अपना वेज रेट, ठीक है। और अगर डिमांड कम है और सप्लाई, मेरा वैकेंसी है 2 लोगों का, अब मेरे उस पोस्ट पे आप ज्वाइन करने वाले हैं 100-200 से भी अधिक लोग, ठीक है, Yes, उस ma'am. अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन भी सेट करना हो। तो ये एक्सटर्नल इक्विटी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग पहले ये वाले चीज को कंसिडर करेंगे। इसके अलावा और कौन सा वेरिएबल है, मार्केट रेट क्या चल रहा है, Market rate, exactly. Yes, ma'am. ठीक है। मार्केट रेट में वही आ जाएगा आपका, बाहर का ऑर्गेनाइजेशन कितना दे रहा है, बाकी उस पोस्ट के लिए कितना अभी मार्केट रेट चल रहा है, ठीक है। जैसे अभी डिजिटल मार्केटिंग का बहुत पूछ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का बहुत पूछ है, उन सब का मार्केट रेट अभी हाई है। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन उस टाइप का कोई किसी को रख रही है तो आपको भी अपना वेज रेट हाई रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनल इक्विटी की। इंटरनल इक्विटी से कहने का मतलब यहाँ पे है कि Job के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन में, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी तो बहुत सारा हायरार्की होता है Yes, ना। ma'am. तो प्रॉपर वेज एंड मतलब वेज स्ट्रक्चर से हम क्या कर पा रहे हैं, वो हायरार्की में कितना पे लेवल होना चाहिए वो हम दे पा रहे हैं, और जिसकी वजह से इक्विटी स्टैब्लिश कर पा रहे हैं, ठीक है। रीड आउट फ्रॉम हियर। Organization has a various jobs which are related in a value term. In the other word, the value of various job in our organization are competitive. Within you have own department, pay level of a teacher, professor, leader, and lecturer are different as per the precise or real difference between value of job and they perform. नीचे भी मैम ये this relative worth of job is essential by the job evolution. Thus, an ideal comprehension system should establish and maintain appropriate differential between base job, and in other words, the comprehension system should ensure that the more difficult job should be paid more. मैम जितना जितना डिफिकल्ट जॉब है उसको उतना, यस मैम, उसको उतना सैलरी होगा। तो हायरार्की की बात कर सकते हैं, लाइक अगर किसी जॉब में, जो मैंने आपको बताया था जॉब इवैल्यूएशन के टाइम में, कि हाँ ठीक है, किसी बैंक में कैशियर है, फिर है कैशियर के बाद ऊपर कौन आता है, पीओ है, सेल्स ऑफिसर्स है, फिर आपका बीएम है। ब्रांच मैनेजर, अकॉर्डिंग टू डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग उनको सैलरी बढ़ते जाते हैं। प्रोवाइडेड। दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट इंटरनल इक्विटी। ऑर्गेनाइजेशन के Yes, ma'am. अंदर एक इक्विटेबल वेज रेट हम लोग फिक्स कर रहे हैं और दे रहे हैं, ठीक है। और तीसरा प्रिंसिपल जो जिसपे हम लोगों को ध्यान देना है इज इंडिविजुअल वर्थ। इंडिविजुअल वर्थ मतलब यहाँ पे क्या समझ आ रहा है, इंडिविजुअल मतलब खुद, कैलिबर कितना है, इंडिविजुअल इसके मतलब बेसिस पे भी, हाँ, कैलिबर कितना है तीन खुद का प्रिंसिपल की मैम। बात हो रही है। यस मैम। बाहर का, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हम लोग देखेंगे, उसके हिसाब से इक्वालिटी हम लोग एक इक्विटी स्टैब्लिश करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। बाहर का जैसे मान इक्वल पे लीजिए फॉर इक्वल वर्क। दे रही है, हाँ। और आपका सेकंड वाला क्या था कि अपना इंटरनल इक्विटी, जैसा जॉब हायरार्की है, जैसा डिफिकल्टी है, वैसा
इस चीज पे हम लोग ध्यान देंगे। तीसरा इंडिविजुअल वर्थ, मतलब हर एक इंडिविजुअल में क्या कैलिबर है, जो जितना काम कर रहा है उतना हम जॉब उतना उसको Equal pay for an equal work. ठीक है, दैट इज Yes. इंडिविजुअल वर्थ। सो ये 3 प्रिंसिपल हैं। आई होप ये क्लियर है। तो जब भी वेज रेट डिसाइड होगा तो ये 3 को हम लोग फोकस करके ही वेज रेट देंगे। ठीक है, और क्या क्या पॉइंट है, कुछ छूट रहा है तो इंडिविजुअल वर्थ रीड आउट कर लीजिए। प्रिंसिपल से क्वेश्चन आता है, इसलिए एक बार रीड आउट कर लीजिए, देखिए वो टर्म है डिफिकल्ट। कोई नहीं मैम, इसमें इजी दिया हुआ है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। एक बार लास्ट में ही रीड मैम। आउट कर लीजिए यहाँ से। Yes, ma'am. According to this principle, individual should be paid as per his and her performance. This was compensation system as far as possible enable the individual to be rewarded according to his contribution to the organization. Alternatively speaking, this principle ensured that each individual paid to the fair in comparison to other doing the same similar job is equal pay for substantial sum. The comprehensive system should encompass factor like मैम ये क्या है? एडिक्वेसी, एक सेकंड, adequacy of the wages and social balance, supply and demand, fair compensation, equal pay for equal work and work measurement. ठीक है, क्लियर है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आ जाइए कंपोनेंट्स ऑफ वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे ये 2 कंपोनेंट दिखाए गए, एक डिटर्मिनेशन ऑफ वेज एंड सैलरी और दूसरा वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये 2 कंपोनेंट है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिटर्मिनेशन ऑफ वेज एंड सैलरी की, ठीक है, तो ये सारे चीज को, ये 5 फैक्टर्स है। Lentham have listed the following 5 factors that have a bearing on formulation of wage and salary level। और वो 5 फैक्टर कौन कौन सा है? सबसे पहला फैक्टर जिस पे हमको ध्यान देना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। ठीक है, दूसरा प्रोडक्टिविटी, तीसरा प्रिवेलिंग वेज रेट, फोर्थ एबिलिटी टू पे। ठीक है, ये सारा कुछ तो ठीक है, लेकिन मेरी एबिलिटी है ही नहीं तो कहाँ से आप पे करेंगे, है कि नहीं? होना तो चाहिए। जैसे अगर मैं पर्टिकुलर फैमिली की बात करूं तो सब लोग चाहेगा कि अपने बच्चे का एजुकेशन बेहतर से बेहतर स्कूल में हो, लेकिन नहीं करवा पाते। रीजन यहीं पे आके अटक जाते हैं। यस और नो, एबिलिटी टू पे, अट्रैक्शन एंड रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, अब आ जाइए कॉस्ट ऑफ लिविंग में। तो वर्कर नीड टू बी पेड कंपनसेशन एडिक्वेट टू मेंटेन एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ लिविंग। ठीक है, इसीलिए हर जगह स्टेट गवर्नमेंट एक मिनिमम वेज फिक्स करके रखे हुए हैं। ठीक है, हर एक स्टेट वाइज ये डिफर करता है। ठीक है, किसी सर्टेन मतलब स्टेट वाइज आप देखते होंगे लिस्ट निकाला हुआ है उसमें कि आप बिहार में अगर काम कर रहे हैं तो आपको इससे कम सैलरी कोई नहीं देगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम वेज वहीं से आया। मिनिमम वेज आर बेस्ड ऑन सेम जस्टिफिकेशन। However, wage and salary fix once become inadequate to maintain the required level of living due to the inflationary spirals increasing the cost of living। ठीक है, ऑब्वियसली मिनिमम वेज रेट फिक्स करने के बाद भी लोग अपना जितना भी पूर्ति है वो नहीं कर पाते हैं। Reason being because of inflation. Thus, the increase in cost of living calls for fixation of compensation accordingly। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग आपका जो वो मिनिमम वेज रेट जो आप फिक्स करके रखे हैं वो भी आपको चेंज करते रहना चाहिए। ठीक है, इन ऑर्डर टू ऑफसेट द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग, कंपनसेशन इज देन फिक्स्ड बाय इंक्रीजिंग डीए। आ गया यहाँ पे वर्ड, बाय इंक्रीजिंग डियरनेस अलाउंस बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, next one is productivity। productivity can be expressed as production in relation to time unit। productivity increase production and decrease cost as per the principle of payment by performance। productivity of the worker is a high, wage salary rate will be high। कहने का मतलब प्रोडक्टिविटी हाई होगा तो वेज और सैलरी भी ऑब्वियसली ज्यादा मिलेगा। conversely, its productivity of the worker is low, then obviously they will also get lower salary। Thus, any shift in productivity has its impact on wage level of the worker। Here it is important to mention that productivity increases are not due to workers' effort alone। ठीक है, अब यहाँ पे एडिशन पॉइंट क्या दिया हुआ, ये तो चलिए कॉमन सेंस है। ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगा ज्यादा सैलरी, कम प्रोडक्टिविटी कम सैलरी। लेकिन अब देखिए जिस एस्पेक्ट में प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, क्या उसी रेशियो में क्या एम्प्लॉइज का सैलरी इंक्रीज होता है क्या? नो मैम। रीजन बीन वही रीजन यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्कर का इफेक्ट अकेला नहीं होता।
यहाँ पे रीजन और कुछ एडिशन होता है, जैसे मान लीजिए आपके जो एम्प्लॉयर हैं अच्छा आपको वर्क फैसिलिटी प्रोवाइड किए हुए हैं ताकि आप तरीके से काम कर सके, वैसा टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, वैसा मशीन ला के दिए हुए हैं ताकि आपका बेहतर काम हो। तो प्रोडक्टिविटी का इकलौता सिर्फ हकदार सिर्फ वही नहीं है, वो एम्प्लॉयज नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जिस रेशियो में प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है उसी रेशियो में आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। So here it is important to mention that productivity increases are not due to workers' effort alone. It may also be due to better organization and management, technology development. So results, yeah, profit of increased productivity available to the employer need to be distributed in manner acceptable to the employees. ठीक है, the management and the customer. ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है, म्यूट कर लीजिए, पीछे से आवाज आ रही है। नेक्स्ट वन इज प्रिवेलिंग वेज रेट। प्रिवेलिंग वेज रेट से हम लोग क्या समझते हैं? अभी तुरंत डिस्कशन हुआ है। मैम इसमें रिटेन वर्कर को वेजेस और सैलरी के लिए ट्रैक करना। क्या? रिटेन वर्कर इन द ऑर्गेनाइजेशन को वेजेस और सैलरी रेट फिक्स करके। क्या बोल के चलेंगे? प्रिवेलिंग वेज रेट का कहने का मतलब होता है कि अभी मार्केट में कितना वेज रेट है, गोइंग वेज रेट कितना है, ठीक है। और ये जो लाइन आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट वाला, इट इज टू अट्रैक्ट एंड रिटेन वर्कर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। प्रिवेलिंग वेज रेट के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी हो, इट इज टू अट्रैक्ट एंड रिटेन वर्कर इन ऑर्गेनाइजेशन। वेज एंड सैलरी रेट आर फिक्स्ड एज पर प्रिवेलिंग रेट इन द रीजन। जिस रीजन में आप हैं उस रीजन में कितना वेज रेट चल रहा है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गोइंग वेज रेट, विच इज मोस्ट वाइडली यूज्ड criteria on wage and salary fixation. Prevailing wage rate is thus fixed based on inter-firm wage comparison. ठीक है, इंटर-फर्म की बात हम लोग कर चुके थे, जैसे आईसीएससी और एचडीएफसी। आईसीएससी कितना दे रहा है, एचडीएफसी कितना दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका मान लीजिए कोई और बैंक फिक्स कर लेगा सैलरी, इंडस बैंक फिक्स करेगा सैलरी, ठीक है। तो इंटर फर्म वेज कंपैरिजन, दो फर्म के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे कितना सैलरी वो दे रहा है, उसके यही इसी से पता चलेगा ना कि प्रिवेलिंग वेज रेट कितना चल रहा है मार्केट में, ठीक है। इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कितना वेज रेट देने के वो तैयार हैं लोग, ठीक है। This is because of several reasons. First, various government law and judicial decision make the adoption of uniform wage rate compulsory. ठीक है, वहां पे गवर्नमेंट का ऐसा रूल बनाया गया है कि आप एक सर्टेन वेज रेट जो बाकी जो इंटर फर्म का चल रहा है वो एक यूनिफॉर्मिटी बने रहना चाहिए, ठीक है। तो पहला रीजन ये हो जाता है यूनिफॉर्मिटी के लिए। सेकेंड है ट्रेड यूनियन एक्सेप्ट एंड इनकरेज दिस सिस्टम टू इंश्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क अक्रॉस द इंडस्ट्रीज रीजन, ठीक है। आपको ट्रेड यूनियन है तो फिर हड़ताल पे बैठ जाएंगे फिर, ठीक है। तीसरा है ऑल फर्म फंक्शनली रिलेटेड इन एन इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री रिक्वायर एसेंशियली द एम्प्लॉय विद द सेम और अबाउट द सेम स्किल एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। सेम स्किल और सेम एक्सपीरियंस वाले को हम लोग उतना सैलरी देंगे ही देंगे। However, if wage or salary are not paid to the employee what are paid by other organization, तो it will be difficult for the organization to attract and retain employee, ठीक है। अगर मान लीजिए पर्टिकुलर पोस्ट पीओ के लिए सबसे ज्यादा सैलरी आईसीआईसी बैंक दे रही, ठीक है। तो पता चला एचडीएफसी के भी लोग छोड़ के आ गए, आईसीआईसी ज्वाइन कर लिए, ठीक है। इंडसइंड बैंक के भी लोग छोड़ के आ गए, आईसीआईसी ज्वाइन कर लिए, ठीक है। तो ये इस रीजन से क्या होता है कि जो आप रिटेन करना चाहते हैं अच्छे एम्प्लॉयज को वो तो नेचुरली स्विच कर जाएंगे जहाँ पे अच्छी सैलरी मिल रही है। तो इस वजह से आपको प्रिवेलिंग वेज रेट के अकॉर्डिंग वेज देना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। तो आप जब वेज फिक्स कर रहे हैं तो you will ensure that you are giving wages according to the you are giving salary according to the prevailing wage rate. Now next one is again ability to pay. Organization का एक ये है प्रोवर्ब है, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ योर क्लोथ, या फिर और हिंदी में हम लोग सोचते हैं कि सुनते हैं कि जितना चादर उतना ही पैर फैलाना, चादर हो, यस मैम, है ना। तो वही चीज है यहाँ, ability to pay. Following this organization do also fix wage what they can afford to pay. The reason being an increased wage cost, better call it wage beyond one's affording capacity, cannot enable the organization to sustain competitive environment,
ठीक है। अगर आप दूसरे का देखा देखी ज्यादा वेज देने लगे तो ऑब्वियसली तो भी आप कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को नहीं झेल पाएंगे, सस्टेन नहीं कर पाएंगे, especially in the long run. Such wage cost only pushes up the unit cost, thus cutting into the market share of the organization. ठीक है, तो जिसकी वजह से आपका ये भी चेक करना जरूरी है कि आप पे करने लायक कितने हैं. In such a case, organization resort to cost cutting and acts may fall on wage and सैलरी लेवल. ठीक है, यानी एक लेवल आएगा. शुरू में अगर आप दूसरे का देख करके आप सैलरी अगर दे भी दें, नतीजा क्या होगा कि बाद में आपको कॉस्ट कटिंग करना पड़ेगा और एनी हाउ अल्टीमेटली आपको बाद में वेज और सैलरी लेवल को भी डिक्रीज करना पड़ेगा ही पड़ेगा. इट इज मेनली द एबिलिटी ऑफ पे क्राइटेरिया. Organization which earn high profit pay higher wages as compared to those whose profit are low or are incurring losses. So wage differentiation between organization are due to same reason, that is ability to pay. अगर organization profit कमा रही है तो वैसे organization का payment structure भी high होगा और जो organization loss continuous कर रही है तो उसका भी less होगा. All right. और नेक्स्ट इज अट्रैक्शन एंड रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉय. तो रीजन आपको आपके सामने क्लियर है. द क्वांटिटी एंड क्वालिटी of employees and organization need to employ also determine the level of wage and salary fixed. For example, wage and salary will be fixed at the higher level if the organization need quality people to be employed. इसको एग्जाम्पल की तरह आप समझ सकते हैं कि अगर आप किसी अकाउंट को चेक करवा अपने फाइनेंस को चेक करने के लिए, अकाउंटिंग को चेक करने के लिए अगर आप एमकॉम वाले को रख रहे हैं, ठीक है, और इधर आप सीए वाले को रख रहे हैं, तो आपको पेमेंट क्या इक्वल रखना होगा क्या? नो मैम. किसको ज्यादा देंगे आप? मैम सीए वाले को. तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसा क्वालिटी आपको चाहिए उस अकॉर्डिंग आपको अपना सैलरी भी अल्टर करना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर आप एमकॉम वाले को रखेंगे, कम सैलरी देना चाहते हैं तो एमकॉम वाले को रखिए, ज्यादा सैलरी देना चाहते हैं तो प्रोफेशनल को रखिए. ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट अट्रैक्ट एंड रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉय. If the availability of the job is scarce, ठीक है, तो पहला यहाँ पे फैक्टर है कि क्वालिटी पीपल को चाहते हैं अगर तो उसके अकॉर्डिंग रहेगा. दूसरा फैक्टर है अगर जॉब इफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द जॉब इज स्कार्स, ज्यादा अवेलेबिलिटी है ही नहीं, वेज और सैलरी लेवल विल बी लो. ठीक है, तो ये चीज था आपका पहले पॉइंट का पहला कंपोनेंट जो था डिटर्मिनेशन ऑफ वेज एंड सैलरी. तो ये सारे चीज को हम लोग देखते हुए तब सैलरी स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं. ठीक है, तो क्या क्या हम लोग देखें. पहले वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन है क्या. ठीक है, सबसे पहले क्या देखा हमने, काम के बदले पैसा, कंपनसेशन. ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनसेशन. हम लोग कंपनसेशन पे इतना काम क्यों करते हैं, तो इसका रीजन वही है कि एक इक्विटेबिलिटी मतलब फिक्स करने के लिए, फेयर कंपनसेशन के लिए. ठीक है, फिर एम्प्लॉय के वर्थ के अकॉर्डिंग सैलरी मिलने के लिए, फेवरेटिज्म को हटाने के लिए, एम्प्लॉय के मोरल को प्रोटेक्ट करने के लिए, मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए. ठीक है, इसके अलावा आपका फिर प्रिंसिपल था, जो 3 प्रिंसिपल पे काम करते हैं हम लोग, एक्सटर्नल एंड इंडिविजुअल. ठीक है, उसके बाद कंपोनेंट पे हम लोग काम किए कि क्या क्या चीज देखते हुए हम लोग सैलरी फिक्स करते हैं या वेज स्ट्रक्चर रखते हैं. कॉस्ट ऑफ लिविंग, प्रोडक्टिविटी, एबिलिटी टू पे. ठीक है, अब बचा वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर. तो ये हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, पहले यहाँ तक देख करके रखिए.